For giving me an opportunity to speak on the supplementary demands for grants 2025-26। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ ये कह के कि जो सत्ता पक्ष में है वो 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं और इसका हर्जाना देश को भुगतना पड़ रहा है। हर इलेक्शन के पहले लोगों को रिझाने के खातिर अनप्लान्ड पॉपुलिस्ट स्कीम्स के तहत पैसे बांटे जाते हैं और देश और राज्यों पर कर्जा बढ़ते जा रहा है। आज देश में पैदा होने वाला हर एक बच्चे के सर के ऊपर पैदा होते ही करीब 1.25 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है। ये है इस बीजेपी सरकार की देन। स्पीकर साहब, मैं शुरू करना चाहती हूँ हमारे महाराष्ट्र में जो फ्लड्स आए, जो बाढ़ आई, उसके बारे में। शर्मनाक चीज़ ये है कि अभी तक हमको पता नहीं कि केंद्र शासन ने महाराष्ट्र सरकार को पैकेज डिक्लेयर किया है कि नहीं। जब बाढ़ आई, जब बारिश हुई, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट से एक टीम भेजी गई थी महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री कहते हैं कि उनको अभी तक पैकेज मिला नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी तक प्रपोजल भेजा नहीं है, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रपोजल भेजना नहीं चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र के किसानों को अन्याय करके अभी तक पैसा देना नहीं चाहती है। इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें एक स्टेटमेंट अपेक्षित है कि एग्जैक्टली कितना पैकेज, कितने पैसे महाराष्ट्र के किसानों को मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र का किसान आज सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कर्जे का बोझा उसके सर पे चढ़ रहा है। हमने मांग की थी कि हर एक किसान को 50,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर मिले, लेकिन जिस तरह सीएम ने पैकेज अनाउंस किया, जोक हो रहा है। महाराष्ट्र के किसान का मजाक उड़ा रहे हैं। स्पीकर महोदय, एक किसान के खाते में सिर्फ 6 रुपए जमा हुए, सिर्फ ओनली 6 रुपीज वर डिपॉजिटेड इन अ फार्मर्स अकाउंट। और ऐसे शर्मनाक तरह से मजाक महाराष्ट्र के किसानों का सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। हमने मांगे थे 50,000 रुपए हेक्टर, वो तो नहीं मिले। फिर हमने मांगा था कि जो नदी के किनारे जो गांव है उसका पुनर्वसन होना चाहिए, वो रिहैबिलिटेट होने चाहिए, क्योंकि हर वक्त जब बाढ़ आती है तब ये पूरे के पूरे इनका जो पूरा संसार जो होता है वो उनके आंखों के सामने बह जाता है। कम से कम 3 या 4 साल लगते हैं हर एक किसान को, जब उसकी आंखों के सामने उसका खेत बह जाता है 3 या 4 साल लगते हैं उभरने को और वापस उसमें उसकी फसल जो है वो डालने को। इसके लिए इसके क्राइटेरिया अलग होने चाहिए। खेत जो बह गया है या ज़मीन जो इरोड हो गई है, इसके क्राइटेरिया अलग होने चाहिए। लेकिन सरसकट हमने तब मांगा था कि वेट ड्राउट डिक्लेयर हो, लेकिन वेट ड्राउट डिक्लेयर नहीं हुआ। वेट ड्राउट अगर डिक्लेयर होता तो किसानों के कर्ज माफ हो जाते, तो स्कॉलरशिप्स जो मिले हैं बच्चों को, एजुकेशनल लोन्स जो मिले हैं वो माफ हो जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये किया नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एड नहीं दी की। स्पीकर महोदय, जब अकाउंट में पैसा जमा होता है तो केवाईसी करना पड़ रहा है किसानों को। साल में 4 बार केवाईसी करना पड़ रहा है। साल में किसानों को 4 बार साबित करना पड़ रहा है कि वो मरे हुए हैं या जिंदा है। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। मैं ये मांग कर रही हूँ कि केवाईसी का जो क्राइटेरिया है, आधार लिंक का जो क्राइटेरिया है, वो कट होना चाहिए, वो रद्द होना चाहिए और 4 बार साल में केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। स्पीकर सर, मुझे ये कहना चाहती हूँ कि जब सैटेलाइट जो होती है हर एक मंडल में, उसमें रेनफॉल रिकॉर्ड होता है और सैटेलाइट्स ऐसे जगह बिठाई है, पेड़ के नीचे सैटेलाइट बिठाए है। पूरे मंडल में 65 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन क्योंकि वो जो सैटेलाइट है वो पेड़ के नीचे बिठाई गई है, वो रिकॉर्ड ही नहीं करती और कहते हैं कि 0 रेनफॉल हुआ है और इसीलिए उस मंडल को वो जो पैकेज है उसमें बिठाया नहीं जाता है और उस मंडल के में जितने गांव आते हैं उन गांवों के सब किसान इससे वंचित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस बार महाराष्ट्र में हुआ है किसानों। और सबसे शर्मनाक बात ये हुई है कि हाल ही में सीएम रिलीफ
रिलीफ फंड जो होता है उसमें कोई अपना पेंशन देता है, अपनी सैलरीज देता है। सीएम रिलीफ फंड में महाराष्ट्र के किसानों के लिए 100 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए थे, लेकिन वो 100 करोड़ रुपए में से महाराष्ट्र के किसानों को, सर 5 मिनट्स प्लीज, महाराष्ट्र के किसानों को 2 minutes सिर्फ 75,000 रुपए, सिर्फ 75,000 दिए गए। इतनी मतलब बाकी का पैसा सीएम रिलीफ फंड से गया कहाँ है? सर सिर्फ 3 पॉइंट्स में कहना चाहती हूँ। मैं पीएस आवास योजना पे आना चाहती हूँ। मैं ये मांग करती हूँ कि पीएम आवास योजना की जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है 15,000 की, उसमें वो सैंड भी नहीं खरीद सकते हैं। मेरी ये मांग है कि वो 15,000 की जो इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत से पीएम आवास के तहत पेपर पे आता है कि इतने घर मंजूर है, लेकिन गांव में गांवठान जमीन नहीं होने के कारण अभी तक एक भी घर पीएम आवास, ये सिर्फ फर्स्ट फिगर्स है जो पेपर में आते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि दीन दयाल उपाध्याय में जो 1 लाख की जो क्वांटिटी है वो अमाउंट है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि 1 लाख में वो जमीन खरीदी नहीं कर सकता। सर प्लीज, और मैं रेडी रेकनर के हिसाब से ये नहीं मिलना चाहिए। मैं ये कहती हूँ पीएम ग्राम सड़क योजना, सर जस्ट लास्ट, पीएम ग्राम सड़क योजना में पिछले 2 साल से महाराष्ट्र में एक भी रास्ता नहीं गया है, क्योंकि 2011 के सेंसस के तहत वो ले रहे हैं। 2011 के सेंसस के बाद अगर सेंसस नहीं, क्योंकि 2 विलेजेस कनेक्ट नहीं हो सकते सर। दिस टाइम फ्लड्स में सर बड़े बड़े हाईवे करने से अच्छा है कि 2 गांव को जो रास्ते कनेक्ट होते हैं वो सर लास्ट सर वो होने चाहिए। मैं ये मांग करती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में जितने भी रास्ते बह गए हैं उनके लिए यहाँ से एक ऑडिट होके उनके लिए फंड डिक्लेयर सर होना चाहिए। सर जल जीवन मिशन अंडर JJM सर कमिटी हैज बीन लास्ट 2 मिनट्स सर प्लीज सर जल जीवन मिशन देयर इज अ मेजर करप्शन इन महाराष्ट्र। इसके वजह से कमिटी ने 46% प्रपोज किया है कट, सेंटर का कट महाराष्ट्र में कट, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान, उतना बड़ा वहां पे करप्शन हुआ है। सर सैनिटेशन वर्कर्स के बारे में बालभद्र मंत्री, no, you conclude with the final sentence, please. Okay, sir, I'm finishing. Sir, sanitation workers को पहचाना नहीं जाता है। You are going other points. As per Namaste scheme, 0 provision has been made. I urge कि sanitation workers के लिए बढ़ाना चाहिए। And sir, DLCC में कलेक्टर को अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि वो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 2025-26च्या पुरवणी मागण्यावरती चर्चा करण्याकरता मी आपल्यासमोर उभी आहे आणि अत्यंत महत्त्वाच्या अशा विषयाकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छिते की कृषी विभागाअंतर्गत CCIचा जो कापूस खरेदीचा विषय आहे त्याच्यात जाचं कटिंग या शासनानं घातलं आहे। आपण बघितलं असेल की कापसाची उत्पादकता ही 13 ते 20 क्विंटल प्रति हेक्टर असताना तर प्रत्यक्षात आपण पाहिलं असेल की 25 ते 45 हेक्टर ग्राह्य धरून प्रति एकर 2.12 ते 7.69 क्विंटल कापूसची मर्यादा लादली गेली आहे। या जाचं कटीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे। म्हणून माझी आपल्याला मागणी आहे की ॲज इट इज जे 30 क्विंटल प्रति हेक्टर मर्यादा होती ती 40 क्विंटल प्रति हेक्टरी आपण करण्यात यावी। यात आपण बघितलं असेल की परत त्यासोबतच स्लॉट बुकिंगचा देखील विषय, स्लॉट बुकिंगची विक्री करून कापूस विक्रीची जाचक त्या ठिकाणी आपण शिथिल करावी अशी मागणी मी आपल्यासमोर करत आहे। महोदय, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली। या अतिवृष्टीमुळे 2024 मध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आणि आपण बघितलं असेल की साधारणतः या वर्षभराच्या काळात जेव्हा महाराष्ट्रात भाजपाचं सरकार यायचं होतं त्यांनी सांगितलं होतं की जसं सरकार येईल आम्ही शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी या ठिकाणी करू। पण आज वर्षपूर्तीचा कार्यक्रम सगळे आमदार आपापल्या मतदारसंघात साजरे करत आहे, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची आठवण अजूनपर्यंत त्या ठिकाणी कुठल्याही आमदारांना झाली नाही किंवा सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना झाली नाही। माननीय महोदय, अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानं बघितलं असेल की 2005 पूर्वी जे प्राथमिक शाळेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना TETची परीक्षा पास करणे हे अनिवार्य केलं आहे, पण 2 वर्षात ही परीक्षा पास न केल्यास अनेक शिक्षक सेवेतून बाद होणार असा नियम त्यांनी या ठिकाणी काढला। माझी आपणास विनंती आहे की 2010 पूर्वी जे शिक्षक सेवेत दाखल झाले होते त्यांना त्यावेळची शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केली होती। आज रोजी TETची परीक्षा व सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक केलेली ही जाचकट आपण या ठिकाणून हटवून 2000 पूर्वी रुजू झालेले जे काही शिक्षक होते त्यांना ही अट शिथिल करण्यात यावी। अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी पाहिलं असेल की शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीचा विषय बोलत असताना
अतिशय खेदाची अशी बाब समोर येत आहे की 12,19,516 शेतकऱ्यांनी जवळपास आत्महत्या केली। त्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची संख्या ही 8,38,249 आहे आणि अनेक अशा बँका आहे की ज्या बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अंगावरती कर्ज आहे, पण त्या कर्जाचा बोजा शेतकरी अजूनपर्यंत फेडू शकत नाही। अध्यक्ष महोदय, आपण पाहिलं असेल की पीक विमा 1 रुपयात म्हणून चालू केला। पीक विमा 1 रुपयात फक्त नावापुरता राहिला। आज ऑनलाईनमध्ये जर का पीक विमा करायला गेलं तर जवळपास 1700-1800 रुपये हे पीक विम्याच्या पोर्टलमध्ये शेतकऱ्यांना जात आहे। मग 1 रुपयाच्या नावाखाली पीक विमा आपण जेव्हा गावभर डिंडोरा पिटत आहोत तर खरंच 1 रुपयात पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळतो का, याचा देखील विचार आपण या ठिकाणी केला पाहिजे। ग्रामविकास खात्यावरती बोलत असताना आपण पाहिलं की जलजीवन मिशनचा विषय सगळ्या देशभरात आपण पाहिलं की कामं पूर्ण झाले, पण अजूनपर्यंत केंद्राकडे जे देयक बाकी आहे ते कुठलेही देयक हे जलजीवन मिशनचे अजूनपर्यंत मिळाले नाही। साधारणतः माझ्या एकट्या जिल्ह्याचा विषय केला तर 40 कोटी देयक हे केंद्राकडे जलजीवन मिशनचे आहे। ग्रामविकासच्या रस्त्याची अतिशय वाईट अशी परिस्थिती आहे। PWDचे असतील किंवा 30 चौपन्नचे 50 चौपन्नचे रस्ते असतील, या रस्त्याची दुरुस्ती जर का करायची आहे तर ग्रामविकास खात्याअंतर्गत राज्याकडे अनेक दर्जोन्नतीचे प्रस्ताव 4 वर्षापासून प्रलंबित आहे, पण कुठल्या प्रस्तावावरती निर्णय अजून राज्य शासनाने त्या ठिकाणी घेतला नाही। अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ हा पूर्णपणे कोल बेल्ट म्हणून आहे। कोळशाच्या अनेक खाणी माझ्या मतदारसंघात आहे, पण हे सगळं करत असताना आपण जेव्हा प्लॅनमध्ये असणाऱ्या ज्या जमिनी घेतो त्याच्या आजूबाजूला असणाऱ्या कोणत्या शेतकऱ्यांच्या 10% जमिनी असेल, कोणत्या शेतकऱ्यांच्या 15% जमिनी या सुटल्या गेल्या आहे। माझी आपल्याला विनंती आहे की कोल बेरिंग ॲक्टमध्ये त्या नमूद करून ज्या सुटलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत त्या ठिकाणी संपादित केल्या पाहिजे। आणि या बाबतीत महाराष्ट्राचा जर का विचार केला तर कोल बेरिंग ॲक्टनुसार आपण पाहिलं असेल की आदरणीय पृथ्वीराज बाबा CM असताना फक्त पडीत जमिनीला 7 लाख रुपये, कोरडवाहू जमिनीला 8 लाख रुपये आणि सिंचित जमिनीला 10 लाख रुपये, मागील 20 वर्षात हा रेट अजूनही वाढला नाही। तर जमिनी ज्या संपादित करायच्या आहे किमान 18, 20 आणि 22 अशी या जमिनीचे रेट या ठिकाणी वाढले पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, आयुध निर्माणीचा सगळ्यात मोठा प्रश्न माझ्याकडे आहे। माझे मिस्टर मागच्या वेळेस खासदार होते, त्यांनी हा प्रश्न उचलला आणि जवळपास 53 लोकांचं समायोजन त्या ठिकाणी झालं, पण आजही त्यातले 23 लोक असे शिल्लक आहे की ज्यांच्या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या पण अजूनपर्यंत त्यांचं समायोजन त्या ठिकाणी झालं नाही। माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की ज्या 23 लोक शिल्लक राहिले त्यांचं देखील समायोजन या ठिकाणी आपण केलं पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, जुन्या पेन्शनचा विषय मी आमदार होती तेव्हापासून सतत आम्ही या ठिकाणी घेत आहोत। 2005 पूर्वीचे जे शिक्षक होते अजूनही जुन्या पेन्शनचा विषय त्यांचा केंद्राकडचा अजूनही मार्गी लागला नाही। आपल्या माध्यमातून माझी विनंती आहे की जुन्या पेन्शनचा विषय देखील या ठिकाणी मार्गी लागला पाहिजे। ओबीसी आरक्षणाचा विषय तसाच आहे। जातनीय ओबीसीची जनगणना झाली पाहिजे, ओबीसींना आरक्षण मिळालं पाहिजे, ओबीसीचं स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झालं पाहिजे आणि 13 सप्टेंबर 2017 पासून क्रिमिनलची जी काही मर्यादा आहे ती वाढली नाही, ती मर्यादा कुठंतरी वाढली पाहिजे आणि आरक्षणाची मर्यादा ही 50% आपण हटवली पाहिजे। आणि या सगळ्या मागण्या करत असताना अध्यक्ष महोदय, आपण बघितलं असेल की ओबीसीचं आरक्षण हे आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं। स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ज्या निवडणुका आहे या निवडणुकीला समोर जात असताना आरक्षणाचा विषय जोपर्यंत मार्गी लागणार नाही तोपर्यंत या सगळ्या निवडणुकीला आम्ही समोर जाऊ शकत नाही। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारद्वारा सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत 2007 मध्ये विषय तज्ज्ञ व इतर पदावर अनेक उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली, परंतु आज तागायत त्या शिक्षकांना शासन सेवेत सामावून घेतले नाही। असे अनेक विषय प्रलंबित आहे की जे केंद्राच्या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून मार्गी लागावे अशी विनंती मी आपल्याला करतो। आणि सगळ्यात महत्त्वाचा विषय की शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय, जे शेतकरी अनेक वर्षापासून आहे त्यांना कुठंतरी आपण राज्य शासनाला सूचित करून त्यांची संपूर्ण सरसकट कर्जमाफी करावी अशी आपल्याला मी विनंती करत आहे। धन्यवाद अध्यक्ष।